हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खनी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जीएसटी की सीरीज़ बहुत धमाकेदार जा रही है और आप बहुत जी लगा के पढ़ाई कर रहे हो। सो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट अगला पार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 7 के काफ़ी सारे प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। वी हैव स्टडीड डीम्ड सप्लाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में नेगेटिव लिस्ट। देखो ज़रा ध्यान से, ये है वो मेन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्शन 7(1) पढ़ चुके हैं, 7(1)A पढ़ चुके हैं। नाउ आज हम जाने वाले हैं 7(2) पे। हैव अ लुक। अल्टीमेटली 7(2) कहना क्या चाहता है कि 7(2)A में लिखी हुई बातें और 7(2)B में लिखी हुई बातें, अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ पे वो पर्टिकुलर थिंग फॉल करती है तो उस चीज़ को हम सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं मानेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं मानेंगे। तो अब आज का मकसद है चेक करना कि ऐसा क्या है। अब 7(2)A में देखो यहाँ पे क्या लिखा है। शेड्यूल 3 एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 की एक बात है और इसके बाद जो सेकंड बात है वो गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जहाँ पे बताया जाएगा कि वो चीज़ें भी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सीखेंगे शेड्यूल 3। सो लेट्स गो ऑन शेड्यूल 3। चलते हैं आपके शेड्यूल 3 पे सीधा। उम्मीद करता हूँ आपने इसके पहले के लेक्चर्स देख लिए, नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, हियर वी गो। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। एज द वर्ड सेज, ये वो लिस्ट है जो भले ही हमें लग रहा हो कि हाँ सप्लाई ऑफ गुड्स लग रहा है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज लग रहा है, मगर यहाँ डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है अरे भैया इन चीज़ों में दिमाग मत खराब करना, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके, देखो ध्यान से क्या है। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सबसे पहली बात अपन ने याद है कुछ बातें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में की थी पहले भी, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, कुछ चीज़ों का एक्सटेंशन है यहाँ पे और कुछ चीज़ें रिपीटेशन भी मिलेंगी। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय to the employer in the course or in the relation to his employment। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, सीधा ऐसे से तुम समझ लो। फायर्ड, पता है कई बार फायर्ड होते हो, बीच में निकाल दिया जाता है, आप कुछ फालतू की कुछ ना कुछ तो कर देते होंगे, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। कुछ भी इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर आप टर्मिनेट हो जाते हो, फायर हो जाते हो, तो यू गेट सम काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन। क्या वो कॉम्पेंसेशन, अच्छा एक बार ध्यान रखो, हाँ पहले जिसने लास्ट लेक्चर नहीं दिखा हल्का सा समरी सुन लो मेरे से। कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वेदर वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो परक्विजिट्स हो, किसी भी तरह का अलाउंस हो, वॉट एवर इट इज, अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत मिल रहा है तो वहाँ पे जीएसटी बीच में नहीं आता, जीएसटी उसको अपने आप से दूर रखता है, नेगेटिव लिस्ट में वो कवर्ड हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं जहाँ पे आते हैं कन्फ्यूजन। तो देखो यहाँ पे amount received by an employee from an employer on premature termination of contract or employment of a as amount paid in relation to services provided by the employee to the employer in the course of employment। तो यानी कि टर्मिनेट होने पे जो पैसा दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, अब लगने के लिए लगता है कि ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो ये पैसा उसको मिल क्यों रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट, तो अगेन वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है service provided by casual worker to employer who gives a wage on a daily basis to the worker are services provided by the worker in the course of employment। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई बोला तो वर्कर्स को कंफ्यूजन आ गया, वर्कर्स को लगा क्या हमको जो पैसा मिल रहा है क्या उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा भैया, अरे भैया ना ही भरना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई के साफ साफ क्या बोल दिया, अरे भाई वो जो तुम वर्कर को भले तुम सैलरी नहीं दे रहे, तुम उसको डेली वेजेस दे रहे हो, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप मानेंगे, और जो पैसा वेजेस के लिए दिया जा रहा है वहाँ पे भी हम जीएसटी को बीच में नहीं लाएंगे, यानी कि ये वेजेस पेमेंट भी क्या है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे चलते हैं। Casual workers employed by a construction contractor for execution of a building contract for him are serviced in the course of employment। Similarly, casual workers employed by a security services agency for provision of security services to a client are also services in the course of employment।
अगेन सिंपल सी कहानी है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो अपने वर्कर्स को लाते हैं उनसे काम करवाते हैं, वहाँ पे भी हमें फील होता है कि शायद नहीं यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है। डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है बाबा ऐसा नहीं है, तुमको भी सैलरी को जो मिल रहा है, तुमको जो वेजेस मिल रहा है, तुमको जो भी मजदूरी मिल रहा है उसको हम लोग एम्प्लॉय के अंडर ही मानेंगे, इस पर्टिकुलर नेगेटिव लिस्ट में मानेंगे, और तुम पे भी जीएसटी का मच नहीं रखेंगे, यानी कि नीचे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव इज, देखो यहाँ पे मस्त एक ब्लू लाइन लिखी है, ओनली सर्विसेज, ध्यान से सुनना, ओनली सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द provided by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of supply। realm क्या है, देखो यहाँ में लिख के दिया तुम लोगों के लिए, क्या है, एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो जो भी ऐसी चीज हो रही है जो कि सप्लाई के एक्टिविटी के बाहर है, however services provided outside the ambit of employment for consideration would qualify as सप्लाई। ध्यान रखना, आई अगेन रिपीट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और जो पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, जो सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के तहत है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मगर सोचो आप एप्पल कंपनी के लिए काम करते हो, एप्पल कंपनी ने आपको फोन्स दे दिए हैं, आपको कुछ गुड्स दे रही है, आपको कुछ एडिशनल दे रही है आपके एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट है उसके अलावा, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होगा? यस, वो सप्लाई में काउंट होगा। हालांकि अपन ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात किया था 50,000 तक के गिफ्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इफ यू रिमेंबर, इफ नो गो एंड वॉच द लेक्चर। ओके, चलो मूव फॉरवर्ड। एनी अमाउंट paid by employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service of 4B and SO Act and cannot be considered for providing service in the course of employment। ये बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे, वापस ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो, देखो सुनो देखो। Any amount paid by the employer to employee for not joining a competing business is paid for providing the service of forbearance to act and cannot be considered as providing services in the course of employment। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अब जैसे मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अब मेरे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैं एक अच्छे शानदार एकदम मस्त प्रोफेसर लेके आता हूँ, और प्रोफेसर क्या शानदार मालदार क्या पढ़ाता है वो प्रोफेसर, ठीक है। आप लोगों को पसंद आया और मुझे लगा कि ये कहीं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके कंपटीशन ना क्रिएट कर दे। मैंने उस प्रोफेसर को जॉब पे रखा था, अब मैं नहीं चाहता वो कंपटीशन क्रिएट करे। मैंने टर्म्स में जब उसको अपॉइंट किया था, मैंने उन टर्म्स में लिख दिया था कि अगर आप मेरा ये ऑफिस छोड़ते हो, अगर आप मेरा ये इंस्टीट्यूट छोड़ते हो टीचिंग वाला, तो एटलीस्ट 1 साल तक आप कहीं और सर्व नहीं करोगे, कहीं और आप नहीं पढ़ाओगे। और मैं उसको इस चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ। अगर बीच में मैं उसको छोड़ने बोलता हूँ और वो बेचारा 1 साल कहीं और नहीं कर पाता, ये कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट में बिजनेस या काम जो भी वॉट एवर द थिंग इज, तो इन दैट केस मैं जो पैसा उसको एडिशनल दे रहा हूँ ओवर एंड अबाउट द सैलरी ऑफ द प्रोफेशन, क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाएगा? नहीं, डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया सब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस पैसे को सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव में कवर्ड नहीं होता। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। बाकी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, इंस्टाग्राम तो है ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, services by any court or tribunal established under any law for the time being in force। Explanation: the term court includes district court, high court and supreme court। कोई मुकदमा, अब हाई कोर्ट चले गए, अब वहाँ कुछ पेपर्स फाइल कर रहे हो, अब कई सारी चीज़ों की कुछ ना कुछ फीस होती है, तो क्या ये जो सर्विसेज, जो ट्राइब्यूनल आपको सर्विसेज दे रहा है, जो कोर्ट आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो कोर्ट आपको सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हम इनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान के क्या हम वहाँ पे जीएसटी घुसा देंगे बीच में? सरकार ने क्लैरिफाई किया भैया ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तुम कोर्ट जा रहे हो, न्याय लेने जा रहे हो, वहाँ पे हम क्यों बीच में जीएसटी घुसाएं? तो वहाँ पे क्या बोल दिया कि जो भी सर्विसेज कोर्ट या ट्रिब्यूनल दे रहा है, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, कोई भी किसी भी तरह का कोर्ट हो, अगर वो कोई सर्विसेज दे रहा है आपको हिंदुस्तान में और आप उस सर्विसेज को ले रहे हो, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज
नहीं माना जाएगा, बेफिक्र रहिए, बिंदास कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को डाउट आता था। देखो ऊपर क्या लिखा था, कोर्ट मतलब क्या था, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब आपको पता है आजकल का बहुत बड़ा चलन हो गया है, देयर आर अदर काइंड ऑफ फोरम्स ऑल्सो जो कोर्ट की तरह काम करती है, बट एक्चुअली में कोर्ट नहीं कहा जाता है उनको। फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम आपने सुना भी होगा, पहले देखा भी होगा, इतने लिमिट तक आज बंदा इस फोरम में जाता है, इतने बंदा उस फोरम में जाता है। तो ये जो कंज्यूमर रेट्स फोरम्स होती हैं, क्या ये जो सर्विसेज देती हैं, क्या यहाँ पे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे? डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भाई नहीं, ये भी जो है कोर्ट की तरह ही काम करती है। और अगर ये भी कोर्ट की तरह ही काम करती है, डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई कोर्ट के अंदर हम इसको भी गिन लेते हैं इस सेक्शन के लिए। और इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट फोरम्स भी, कंज्यूमर फोरम्स भी कोई सप्लाई देती है तो हम यहाँ पे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। फाइन, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 आपका कवर्ड। अब ये आप पढ़ लेना, कंज्यूमर फोरम मतलब क्या होता है, ये वो सब। अब देखो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द फीस पेड बाय लिटिगेंट्स while registering complaint to said commissions are not liable to GST. Any penalty in cash imposed by or amount paid to these commissions will also not attract GST. भाई सिंपल सी कहानी है, वहाँ कभी भी जब कोई पेनल कुछ डिस्कशन होता है, कुछ भी पेनल्टीज वगैरह डिस्कशन होती है या वो पेमेंट होती है, तो वहाँ पे भी GST बीच में घुसाया नहीं जाता, बिकॉज जो सर्विसेज वो कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट फोरम दे रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ही नहीं। ठीक है, ओके, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ये बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, शानदार पॉइंट है। फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ, आपके बड़े बड़े लोग, पार्लियामेंट के मेंबर, MP, स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर्स, फिर आपके पंचायत के मेंबर, म्यूनसिपालिटी के मेंबर, ये जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं ना, जब ये कोई सर्विसेज देते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाता है। सिंपल सी कहानी है। Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity. अगर कोई और भी बंदा है जो संविधान के तहत उन्हीं कैपेसिटीज़ के अंदर कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उसको भी इस नेगेटिव लिस्ट में लेते हुए मान लिया जाता है कि वह सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं दे रहा। पता है क्यों ऐसा रखा जाता है? ये जो बड़े बड़े MPs हैं, MLAs हैं, ये क्यों होते हैं? ये आप जनता को सर्विस देने के लिए होते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग सर्विस देते या नहीं देते, जो कहा गया है आज तक हमको यहाँ वहाँ से कि वो हमको सर्विस देने के लिए बने, मैं तो उसी पॉइंट से बात कर रहा हूँ। अब देते या नहीं देते वो सेकेंडरी पॉइंट है। तो गवर्नमेंट का सिंपल मानना है ये जो भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं जनहित में दिया जा रहा है, और इन सर्विसेज पर अगर GST लगाया जाएगा तो ये नाइंसाफ़ी है। और एक बात और सोचो और दिमाग लगाओ, अगर उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान के उस पर GST लिया भी जाता है, सोचो कितना फ़नी होगा। डिपार्टमेंट खुद आपको सर्विस देगा, आपसे GST लेगा और कहाँ जमा करेगा? डिपार्टमेंट में जमा करेगा। गवर्नमेंट खुद थोड़ी GST खेलता रहेगा, क्योंकि फिर वो सर्विसेज लेगा, फिर वो ITC भी लेगा, तो डिपार्टमेंट ने क्लियर रखा भाई आपस में नहीं खेलते, पब्लिक से खेलेंगे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे, ये सब आप रीड कीजिएगा अपने लेवल पे। ये सेम उसका कंटिन्यूएशन है। पॉइंट नंबर 4, सर्विसेज ऑफ फनरल, ब्यूरल, क्रेमाटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, इसको भी नेगेटिव लिस्ट पर रखा गया है। अब इसका तो अपन ने बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, तो बहुत ऑब्वियस और बहुत ही मतलब ये चीज़ तो ज़रूरी है। अब सोचो ना, एक बंदा हॉस्पिटल में मर गया है, अब आप उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट जा रहे हो, और शमशान घाट पे कुछ फीस होती है कुछ काम को करने की, और वो कुछ फीस में आपको बोल दिया जाए रुको पहले GST भरो। तुम बोलोगे कैसी निर्दयी सरकार है यार, ये आदमी मर रहा है, इसको जलाने आया, तुम GST मांग रहे हो। सरकार को पता था ऐसे मामले में अगर पब्लिक को GST मांगा तो पब्लिक बद्दुआएं देगी। सरकार ने आपको मद्देनजर रखते हुए क्या फैसला किया? नहीं भाई ऐसी बद्दुआएं हमको नहीं चाहिए, हमको दोबारा भी जीतना, हमको दोबारा सारे काम करने, भाई ये सब चीज़ों पे नो GST। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी चीज़ें भी आ गई जो कनेक्टेड इन चीज़ों से, और मॉर्चरी भी आ गया, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। ये ध्यान से देखो, अगर कई बार आप सुनते हो कोई इंसान मर रहा है किसी शहर में और किसको किसी और शहर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फाइनल अंतिम संस्कार के लिए, फाइनल प्रोसीजर्स के लिए, इन दैट केस
जिस ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफ़र किया जाता है डिसीज्ड को, वहाँ पे भी जो सप्लाई होता है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज को भी नेगेटिव लिस्ट में मान लिया गया है। नॉर्मली ट्रांसपोर्ट इज़ अ वैलिड सप्लाई जो सर्विसेज माना जाता है, उस पर जीएसटी लगाया जाता है, मगर अगर वो डिसीज्ड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानता बिकॉज वो नेगेटिव लिस्ट में लिख दिया गया है। आई होप आपको पता है अपन कहाँ हैं, आई होप आपको पता है कहाँ हम कहाँ हैं। हम सीख रहे हैं सेक्शन 7(2)(a) और ए के अंदर है नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3, जहाँ पे लिखा है कि ये सारे चीज़ों को हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आपका फेवरेट पॉइंट जो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले आधा घंटा बात की एक टॉपिक के अंदर, पिछले टॉपिक पे, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B। याद है 5B क्या जो अपन ने सीखा था वहाँ पे कि फर्स्ट ऑक्यूपेशन या फिर जो बिल्डिंग बनी नहीं है, अब तक रेडी नहीं हुई है, उस केस में क्या होता है, वही वाला पॉइंट लिंक्ड है। तो देखो ध्यान से, सिंपल सी कहानी, सेल ऑफ लैंड, वो 5B को आप छोड़ दो जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वहाँ पे, ऑफ शेड्यूल 3 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग इन दोनों के ही केस में नेगेटिव लिस्ट में आता है और आप पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। अगेन मैं आपको याद दिला दूं 5B में क्या लिखा था कि जनरली इन पे जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता, लेकिन जब आप कोई फ्लैट्स रेडीमेड खरीदने जाते हैं, जब वो फ्लैट रेडी नहीं है, रेडी नहीं का मतलब क्या है, उस पर OC/CC वगैरह नहीं मिला है और उसके पहले आप पैसे दे रहे हैं और बाद में आप उससे लेने वाले हैं पोजीशन फ्यूचर डेट में, तो जो भी आपने कंसिडरेशन यानी कि आपने अगर वो चीज़ें खरीद ली है उस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पहले, OC या CC के पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के पहले आपने अगर वो परचेज कर लिया है, तो फिर क्या मानते हैं हम, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी सिचुएशन पे जब आप नॉर्मली सेल परचेज करते हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का यानी कि लैंड या बिल्डिंग का, तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानते, साफ साफ लिखा है। बाकी चीज़ें हमने 5B में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो लेक्चर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। मूविंग फर्दर, एक्शनेबल क्लेम्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था कि एक्शनेबल क्लेम्स को हम लोग जीएसटी में ले रहे थे, कहीं ना कहीं पे उसको हम लोग डेफिनेशन में ले रहे थे। डेफिनेशन में तो वो आगे था, लेकिन जैसे ही डेफिनेशन में आया शेड्यूल 3 में, उसमें से कुछ चीज़ें डेफिनेशन से बाहर निकाल दी गई, इन शॉर्ट सप्लाई से बाहर निकाल दी गई। तो देखो यहाँ पे फाइनली क्या बोल दिया गया, ओनली लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई, यानी कि इसके अलावा और जो भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, सिर्फ लॉटरी, बैटरी, गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, सिर्फ इन चीज़ों पे ही माना जाएगा सप्लाई। बाकी और कोई भी एक्शनेबल क्लेम क्या है ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं देखा तो आप काम चोर हो जाके देख के आओ। अच्छा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बार बार देख के आओ, देखो सिंपल सी कहानी है, आई डोंट वांट and I won't need that kind of thing कि हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते जाएं। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आई एम ऑलरेडी रिपीटिंग ऑल दोस थिंग्स अगेन एंड अगेन, बट जो चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर्स में, आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड ऑर्डर एंड मेक इट मैंडेटरी, प्लीज विजिट ऑल द लेक्चर्स इन लाइन एंड इन क्यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। आई होप यू गॉट माई दिस पॉइंट। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे, आउट एंड आउट सप्लाईज। सर आउट एंड आउट सप्लाईज क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। देखो यहाँ पे क्या है, इसे जनरली हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं हाई सी ट्रांजैक्शंस। ये हाई सी ट्रांजैक्शंस क्या है सर? अगर जब आप कस्टम एक्ट पढ़ेंगे, जब आप कस्टम की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे ये डेफिनेशन आता है, क्लियर सेंस में आता है, वहाँ पे ये सारे पॉइंट भर भर के आते हैं। फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल समझो, पूरी कहानी समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चाइना से कुछ मंगाया, कुछ इंपोर्ट किया चाइना से। आपको पता है कि इंपोर्ट करने पे आपको कस्टम वस्टम जो एप्लीकेबल तो लगता ही लगता है, साथ साथ में आपको जीएसटी भी भरना पड़ता है। येस माय फ्रेंड्स, जीएसटी भी भरना पड़ता है। अब वो किस तरह से है, वो कस्टम में पूरी जानकारी है उसकी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उतना डेप्थ डिटेल जीएसटी में नहीं है, बिकॉज एनीवे सर्विस की बात हम लोग जीएसटी में करते हैं, बट गुड्स की बात कहाँ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बेसिकली मेनली जो बात करते हैं वो कहाँ करते हैं, कस्टम में करते हैं। खास करके ये कुछ खास चीज़ है। सो कमिंग बैक, फॉर एग्जाम्पल, नहीं चाइना मुझे पसंद नहीं है, अब एग्जाम्पल सपोज जापान ले लेते हैं। आई हैव ऑर्डर समथिंग फ्रॉम जापान एंड जापान से जब वो चीज़ें इंडिया, फाइनली जब इंडिया आ जाएगी
तो मेरे को वहाँ पे कस्टम वस्टम भर के वो चीज़ों को छुड़ा लेता हूँ, यानी कि वो चीज़ों को अपने पास पोजेशन में ले लेता हूँ और फिर जो करना है मेरे हिसाब से करता हूँ। नाउ यू नीड टू रिमेंबर, जो इंडिया में आने के बाद आप जो गुड्स को क्लियर करते हैं उसको कहते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के बाद अब वो गुड्स इंपोर्टेड नहीं रहते, वो गुड्स क्या बन जाते हैं, अब वो गुड्स इंडिया के बन जाते हैं, लोकल गुड्स बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, भले ही काफ़ी लोग से आपने सुना है कि हम ऐसा कहते हैं और ये क्या है कि दुकानदार बेचते हैं कि ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वो नहीं है। जब इंपोर्ट किए हुए गुड्स पे कस्टम भर के क्लियर कर लिया जाता है, अब वो लोकल गुड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वो इम्पोर्टेड नहीं रहते, मगर हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेड गुड्स बोलते रहते हैं उनको। तो आज से आप उसके इम्पोर्टेड गुड्स नहीं बोलेंगे। कमिंग बैक टू एग्जाम्पल, जापान से कुछ मंगाया, सपोज करो वो चीज़ें मैं सी रूट से मंगा रहा हूँ, तो सी पे जब वो चीज़ें आ रही हैं, तो जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स हैं, इंडियन टेरिटरी के अंदर आने के पहले, सपोज करो अंदर आने के पहले मेरी कोई और डीलर से बात हो गई जो लंदन का डीलर है, और उसने कहा लाओ मैं आपसे खरीद देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन दे दिया मेरी टीम को या जापान वाले उस पर्टिकुलर सप्लायर को कि वो इंडिया में ला रहे थे ना, अब रुको 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 रुको, मतलब क्या हो, आप सीधा उसको यहीं से लंदन भेज दो। और मैंने क्या किया, इन शॉर्ट मैंने क्या किया, जब ट्रांसपोर्ट में था, इंडिया के टेरिटरी में घुसा ही नहीं था, उसके पहले ही मैंने क्या किया, उसको किसी और को बेच दिया। तो तुमको इससे क्या समझ में आ रहा है, ये है इंडिया, ये है जापान और ये सपोज करो लंदन, समझने के लिए। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने कुछ परचेज किया, अगर ये इंडिया में आता तब तो जीएसटी लगता ही लगता। मैंने क्या किया, मैंने ये आ रहा था शिप में, आते वक्त इंडिया में आने के लिए उसको वापस शिप को यहाँ घुमा दिया और लंदन भेज दिया। तो कहना है से दिस इज समथिंग लाइक सप्लाई गुड्स फ्रॉम अ प्लेस नॉन टैक्सेबल। एक बात बताओ, जापान में टैक्स लग रहा है क्या? टैक्स तो कहाँ लगेगा, इंडिया में लगेगा ना। मैं टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, इंडिया। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो क्या वो जापान के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है इंडिया का? नहीं, स्टिल। इसीलिए जब वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बन जाता है जापान, और नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है लंदन। तो जब मैं इंडिया में बैठ के यहाँ से सामान ना यहाँ ला के सीधा यहाँ से यहाँ बेच रहा हूँ, तो दिस इज सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। व्हेन आई एम सप्लाइंग फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल सैलरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दिस मीन्स यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं आनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को समझता है। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, भैया ये सप्लाई है ही नहीं, जाओ। अरे भाई, जब इंडिया की सरजमीन पे वो गुड्स ने कदम नहीं रखा तो काय क्या सप्लाई? डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया साफ साफ। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल समझ में आया हो। और इसकी डिटेल जानकारी हम लोग जब कभी जीवन में कस्टम सीखेंगे तो वहाँ पे ज़रूर सीखेंगे। वहाँ पे हम लोग इसका 3D चार्ट्स वगैरह भी बनाएंगे और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हाई सीज क्या होता है, कस्टम अथॉरिटी क्या करता है, किस तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं, कैसे हम कुछ क्लियर करते हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करने में भी काम आएगा। सो जस्ट रिमेंबर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब मी येट, यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आई मीन सब्सक्राइब चैनल, नॉट सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब चैनल। ओके, next what we have is supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption. अब ये उसी पॉइंट का और डिटेल्ड वर्जन है। अब इंडियन टेरिटरी में भी आ गए हैं और कस्टम अथॉरिटी के पास उनके वेयर हाउस में पड़े। जब तक मैं उनको क्लियर नहीं करता फॉर होम कंजम्पशन के लिए, सारे अथॉरिटीज़ या जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं मुझे विद रिस्पेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ गुड्स, जब तक मैं वो चीज़ें नहीं करता तब तक वो गुड्स इंपोर्टेड ही रहते हैं, जब तक मैं उस पर कस्टम भर के उनको क्लियर नहीं करता। अब मैंने क्या किया, वो क्लियर करने के पहले ही मैंने किसी और को बेच दिया। तो यहाँ पे भी क्या बोला, ये भी सप्लाई नहीं है। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट में ले लिया इसको भी। Supply of goods by consignee to any other person by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance of for home consumption. Again अपना फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, अब मैंने फ़ोन नहीं कहा, एग्जाम्पल समझो, मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट जो होता है, सुना होगा आपने, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वो डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने क्या किया, मैंने किसी और कंट्री के किसी और पर्सन के नाम पे कर दिया, यानी कि मैंने किसी और को दे दिया। तो एक बात बताओ, मेरे लिए
सपोज वो मैंने इंडिया में भी किसी और को दिया, लेकिन मेरे लिए वो सप्लाई है क्या? नहीं ना, बिकॉज वो बाहर से आया, मैंने बाहर किसी और को भेज दिया। तो इस केस में क्या हो गया? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये तीनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, ये 7 वाला पॉइंट और 8 का ए और बी, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इन डेप्थ में और बहुत डिटेल में आने वाले कस्टम के चैप्टर में, जहाँ पे 10-10, 20-20 पे हम लोग इसी पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही सफिशिएंट था। वापस आगे आएगा तो हम लोग सीखेंगे डिटेल में। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ये देखो, आप लोग 7.2 का ए सीख रहे थे, नाउ 7.2 का बी है, विच वॉज, अच्छा ये ऊपर जो सीखा है दैट वॉज नेगेटिव लिस्ट, वो खत्म हो गई है। अब ये कुछ चीज़ें और है जहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये चीज़ें भी जो है ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। देखो ध्यान से, गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे किया क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ फंक्शन entrusted to a panchayat under 243G of the Constitution to a municipality 294 of the Constitution have been notified for the said purpose. Further, CBS has clarified the following activities transaction neither good, ठीक। तो देखो ये क्या है, कौन से ट्रांजेक्शन है जो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किए? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस। व्हाट इज दिस नाउ? इंटर स्टेट क्या था याद है? सपोज मैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से गुजरात इज इंटर स्टेट, वन स्टेट अदर स्टेट इज इंटर स्टेट मूवमेंट। डिपार्टमेंट ने साफ साफ क्या कह दिया? अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो वाया वेरियस मोड्स, ये हमने ऑलरेडी एक सर्कुलर में डिस्कस किया था पहले, जब हम कोई सामान भेजते हैं तो सामान बेचते हैं या जिस ट्रक या लॉरी के साथ भेज रहे उसको भी बेच लिया मान लेते हैं? नहीं ना, ट्रक के अंदर का सामान को बेचा ऐसा सप्लाई मानते हैं ना। ट्रक तो वापस आएगा ना यहाँ पे। अगर वो ट्रक भी वहीं पे छोड़ने वाले हैं और उसको हम लोग सेल कर रहे हैं साथ में, तब तो ट्रक भी सप्लाई हो गया, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सप्लाई हो गया। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन पे हम जो ये मोड ऑफ सप्लाई यूज करते हैं, बस, ट्रेन, ट्रक एंड एक्सेट्रा एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या इनके अंदर सामान डाल के इनको कहीं भेजना, तो सामान का तो सप्लाई है ही है, क्या ये ट्रक का भी सप्लाई है? द आंसर इज नो। डिपार्टमेंट ये क्लैरिफाई किया है। बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, आप जो मूवमेंट कर रहे हो, इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हो, ट्रेन के थ्रू, बसेस के थ्रू, ट्रक के थ्रू, टैंकर्स के थ्रू, तो ये जो मोड ऑफ कन्वेंस है ना बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, तो इस पे सबसे क्या बोल दिया? देखो किस चीज़ के लिए? फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, और फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सेप्ट फॉर द केस, कौन सा केस? सिर्फ उस केस में जब ये मूवमेंट हो रहा हो फर्दर कहीं किसी और को सप्लाई करने के लिए, तो फिर तो वो फंस जाएगा और वो सप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एंड द काउंसिल रिकमेंडेड दैट सच इंटरनेशनल मूवमेंट शैल बी ट्रीटेड, ठीक है, सिंपल है। जो डिस्कस किया वही डिटेल में वापस यहाँ पे लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रहे ये मोड्स ऑफ कन्वेंस जनरली सप्लाई के अकाउंट में नहीं आते, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट्स या वो जो गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो डिसाइड करती है, उन्होंने डिसाइड किया है अपने नोटिफिकेशन के थ्रू। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ब्रेक्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल अदर गुड्स ऑफ व्हील्स लाइक क्रेन्स एक्सेट्रा। तो ये देखो क्या लिखा है, अबाउ सर्कुलर शल मुतादिस अप्लाई टू दिस ऑल्सो। तो जो ऊपर सीखा अभी ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ मुतादिस। क्या बोला? मुतादिस, इसका मतलब है एज इट इज। तो ये बोल रहा है जो ऊपर वाले सेक्शन में सीखा है वही चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाली है, और बस इसके बाद रीड आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और अब यहाँ तक का अगर आप एक बार रीड कर लेंगे तो इस पर कुछ छोटे मोटे सर्कुलर्स भी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में, विल डिस्कस इट इमीडिएट बेसिस पे। लेकिन एक बार आप इतना सा एक बार अपने माइंड में बसा लीजिए, 5 मिनट रुक जाइए और उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। सो आई होप अब तक आप लोगों ने वापस हल्का फुल्का दिमाग में रिवाइज कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्दर पार्ट। क्या था? छोटे छोटे कुछ सर्कुलर्स। सबसे पहली बात जो सर्कुलर है हमारे पास वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, ये जो है ना आपने बेवड़े लोग, इनको पिलाने की जो दुकानें खुलती है ना, लीकर शॉप्स, तो वो जो लीकर शॉप्स खोलने के लिए लीकर लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट से।
तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है लीकर के शॉप को लीकर लाइसेंस देने का, तो वो लीकर लाइसेंस देना इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई अगेन रिपीट, याद रहे, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देता है, लीकर लाइसेंस देता है, जो भी लीकर्स में डील कर रहे हैं उनको ट्रेड कर रहे हैं उनको, तो वो जो लाइसेंस देने वाला जो पार्ट है उसको नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे दुनिया भर के चार्ज वार्ज लगाए जाते हैं वहाँ पे जो चार्ज हैं, अगर जीएसटी है तो है, स्पेशली यहाँ पे हम लीकर के लाइसेंस फीस की बात कर रहे हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एंड उसके बाद हमारे पास जो है बेसिकली ये एग्रीमेंट है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट है जो बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, और ये रिसेंटली आया क्लैरिफिकेशन, ये सर्कुलर आया था 11 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, क्या आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम? ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम होता क्या है? आपने सिक्योरिटी सुना है, सिक्योरिटी मीन्स वही आपका शेयर्स वेयर सब कुछ। अच्छा, अगर आप सिक्योरिटीज़ में डील करते हो, सिक्योरिटीज़ को सेल परचेस करते हो, तो क्या वहाँ पे जीएसटी है? याद करो, गुड्स पढ़ा था तभी सीखा था कि सिक्योरिटी को हम लोग नहीं काउंट करते, तो उस पर सप्लाई वप्लाई पे कुछ होता है क्या? सप्लाई पे कुछ आता है क्या उस पर? जीएसटी आता है क्या उस पर? नहीं। लेकिन वो जो ब्रोकर्स ब्रोकरेज चार्ज करते हैं वो ब्रोकरेज अलग से है, उस पर जीएसटी आता है, ठीक है। बट क्या सिक्योरिटीज़ के लेन देन पे क्या हम लोग जीएसटी वीएसटी को लेते हैं बीच में? द आंसर इज नो। तो देखो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या है। अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, सपोज करो मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स है नहीं है, खाली एग्जाम्पल लेना है। मेरे पास 1 लाख शेयर्स है कोटक महिंद्रा बैंक के। सपोज करो किसी XYZ पर्सन है जिसको 10,000 20,000 या समझो पूरे 1 लाख शेयर्स है ना उधार पे चाहिए। शेयर्स उधार पे जाते हैं, पूरी स्कीम है, सिस्टमेटिक वे में होता है ये चीज़ें, ठीक है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन मे बी वी कैन मेक सम अदर गुड एंड बिग वीडियो एंड डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, बट फिलहाल आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। आपके पास कुछ सिक्योरिटीज़ है, एक बंदा है जो सिक्योरिटी होल्ड करता है, दूसरा कोई एक बंदा है जिसको आपकी सिक्योरिटीज़ क्या चाहिए? रेंट पे चाहिए। तो आपसे वो सिक्योरिटीज उधार में लेता है, बदले में कुछ आपको रेंट देता है। और सपोज करो उसने आपसे 1 साल के लिए लिया है, तो 1 साल के लिए सिक्योरिटी आपके डीमैट से निकल जाएगा, उसके पास चले जाएगा। हालांकि ये सारे के सारे काम लीगल वे में पेपर वर्क के साथ होते हैं, ठीक है। इंटरमीडियरीज बीच में होते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये जो सिक्योरिटीज़ है जो आप लैंड कर रहे हो ना, ये वापस ले रहे हो, जब आप सिक्योरिटीज़ से लैंड कर रहे हो और उसके बाद वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज हो रही है यहाँ से वहाँ पे, तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि ये जो सिक्योरिटी लैंड कर रहे हो ना, ये इसको हम सिक्योरिटी में डील करना नहीं मानेंगे। आई अगेन रिपीट है, अगर आप सिक्योरिटी में डील करते हो यानी कि सिक्योरिटी में परचेस से ट्रांसफर कर रहे हो, वहाँ पर तो जीएसटी नहीं आता, उसको सप्लाई से बाहर कर दिया गया ऑलरेडी। लेकिन ये जो आप लेंडिंग कर रहे हो तो उधारी वाला गेम है। उधारी, सिक्योरिटी क्या उधार करना इज नॉट सिक्योरिटी में डील करना। तो इन दैट केस इस लेंडिंग को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बाबा इस पे जीएसटी आएगा, इस पे जीएसटी आएगा, ठीक है। बस यही है क्लैरिफिकेशन, और कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं है। डिटेल क्लैरिफिकेशन अगर आपको डिटेल में रीड करना है तो आप यू कैन गो टू गवर्नमेंट का वेबसाइट, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो, और डिटेल में समझ सकते हो। डाउट आया तो मुझसे बिंदास पूछ सकते हो, मगर जितना एग्जाम के रिलेवेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतने से आपका मेन काम चल जाता है, अनलेस आपके पास कोई स्पेसिफिक केस आया हो और आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा कुछ उस पर जानने की नौबत आ जाए। फाइन, सो हियर वी कंप्लीट दिस मेजर पार्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज। अब आई गेस ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी हो चुका है, 40-45 मिनट्स के आसपास का हो चुका है। तो अगेन इसको भी हम लोग आज नहीं स्टार्ट करेंगे, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आप इतना ही करिए, इतना आप घर से रिवाइज करके आइए। अगेन रिपीट, रिवाइजन कम, रिवाइजन कम, रिवाइजन कम। इसी के साथ चलते हुए मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा।